Hello everyone, welcome to Dynamic Education Foundation for Nurturing Potential. I am your physics educator Rohit Kumar here going to start our new chapter, that is in this chapter we will study about a force जो हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचता है. Like ये पेन है, इसको भी अगर मैं फेंकूंगा या ना भी फेंकूं, ड्रॉप ही करूं तो ये किस तरफ आएगा? ये नीचे की तरफ आएगा. चाहे वो बारिश की बूंदे हो या फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसको किसी फोर्स ने अट्रैक्ट करके रखा है, पुल करके रखा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक लॉ भी पढ़ेंगे, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी नो कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है या फिर हम उसे कहते हैं कि पुल करता है अपनी तरफ. ठीक है, वो अपनी तरफ हमेशा क्या करता रहता है? पुल करता रहता है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, चाहे सेकंड फ्लोर पे, चाहे 10th या 11th या चाहे बिल्कुल क्रस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर खड़े हो, हम हमेशा नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट या पुलिंग फोर्स, एक जो फोर्स है वो हमेशा हमें नीचे की तरफ ही खींचता रहता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, अगर हम ये हमारा अर्थ माने, ये इसका सेंटर दैट इज कोर. ठीक है, और हम यहाँ अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं. ठीक है, तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि कहाँ पे है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है. ठीक है, दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. ये हमेशा, चाहे आप यूनिवर्स के अंदर कहीं भी चले जाओ, आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा. जो हमारी जो अर्थ है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. ठीक है, तो सन का एक फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स जो कि अपनी तरफ अर्थ को खींचे हुए है. उसी तरीके से अर्थ के अराउंड जो मून है वो चल रहा है. ठीक है ना, मून को एक फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो कि अपने तरफ अट्रैक्ट किए हुए है. ठीक है, सो दैट इज सम अट्रैक्टिव फोर्स. किस तरफ है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जो ये फोर्स है ये हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से लगता है. ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का फोर्स है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. कैसा फोर्स रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. रिपेलिंग फोर्स कभी भी नहीं होगा. इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. किस तरीके का फोर्स रहेगा? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्ट करेगा चाहे आप कहीं भी चले जाओ. जैसे कि आपने देखा होगा जब न्यूटन थे, ठीक है, न्यूटन दादा थे तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा? एक सेब उनके सिर के ऊपर गिरा. ठीक है, जहां से उन्हें कौन सा लॉ याद आया? दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, उन्होंने ये लॉ बना डाला. ठीक है, हमारे सिर पे गिरता तो हम खा जाते. ठीक है, सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर इसके बारे में देखें कि किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आप लोग चौंक जाएंगे. इट इज होल्डिंग द एटमोस्फियर अबव द अर्थ. जो एटमोस्फियर हम जो सांस ले रहे हैं जिस हवा के अंदर, उस एटमोस्फियर को होल्ड करने का पूरा श्रेय किसको जाता है? ग्रेविटेशनल. देखें, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इन द रिवर्स. जो रिवर है, डाउन द रिवर, जब हमारा रिवर के अंदर जो फ्लो कर रहा है वाटर का, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये नहीं होता तो सारा पानी हवा में उड़ जाता, हमें कुछ नहीं मिलता. ठीक है, और सबसे जरूरी, हमें ग्राउंड पे रखने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी है. ठीक है, सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर लगता है. ठीक है, कहीं भी जाएं आप, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगेगा, अट्रैक्ट हमेशा करेगा आपको अपनी तरफ. ठीक है, जैसे कि आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा. ठीक है, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सोचो उसका कितना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होगा. इवन लाइट को भी पास नहीं होने देता. ठीक है, सो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि इसको किसने इजाद किया था? हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन ने. ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि अगर हम दो बॉडीज को मान लें, किसी का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं. जैसे कि हम लोग, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ मास है, हम लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं. देखेंगे अभी, जैसे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं अपने ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे एक मास माना मैंने m1 और दूसरा बॉडी का मास माना m2. दोनों मास से, जिस भी बॉडी के अंदर मास होगा, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, ऐसा न्यूटन ने कहा था. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया वो क्या है? स्मॉल आर. ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। जो हमारा फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस m1 एंड m2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास m1 और मास m2। मतलब अगर हम m1 और m2 का मास बहुत ज्यादा कर दें, सन और एक तरफ अर्थ, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। दूसरी तरफ हम एक तरफ कुछ अर्थ ले लें, दूसरी तरफ मून ले लें, मून का मास सन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो न्यूटन ने कहा था, वो कहा था कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, बिटवीन देम मतलब जो दो बॉडीज हैं इनके बीच में जो आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो आर डिस्टेंस लेना है ये कहां से लेना है? ये आर डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के सेंटर के बीचों बीच। ठीक है ना, अगर इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2 माने तो ये जो आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। ठीक है, तो ये फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको यहां पे लिख लेते हैं। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो आगे देखते हैं हमने क्या किया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देख लिया कि जो हमारा फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/r स्क्वायर। ओके, सो हम इसको कंबाइनिंग करके, कंबाइनिंग आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिलेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम लिखेंगे g। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? g। इस g को हम किस नाम से पुकारेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको कहेंगे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज किया था। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, -11। आगे इसकी यूनिट भी है। अब वो यूनिट, जी की जो यूनिट है, ठीक है ना, अब इस यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि जी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो हमें g की यूनिट पता लगानी है। ठीक है ना, तो g को एक साइड लिख लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड, अपॉन m1 इंटू m2। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, रेडियस r, लेंथ क्या होता है? ये मीटर का स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक केजी इंटू एक और केजी दूसरे मास का। तो ये हो गया, न्यूटन को हम लिख सकते हैं n मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी
का स्क्वायर। ये केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज आवर SI यूनिट ऑफ G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम इसका यूनिट लिखें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमारी G की वैल्यू क्या हो गई, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइंड आउट कि जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। कि दो अगर बॉडीज हैं हमारे पास तो उन दोनों बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स। ठीक है, तो अगर हम मासेस को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कहें वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मासेस को कम कर दें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इन द सेकंड पॉइंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडीज हैं M1 एंड M2 तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ द बॉडीज। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ कोई बॉडी रखी है, ठीक है, दिस इज C1, सेंटर C1 ऑफ मास M1, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी रखी है जिसका सेंटर क्या है, दिस इज सेंटर C2 ऑफ मास M2। तो यहाँ C1 से C2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R, वो क्या है हमारा R डिस्टेंस है। और जो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली अगर कोई दो बॉडीज पास आ गई हैं तो उन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन दोनों बॉडीज को बहुत बहुत दूर रख दिया जाए तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो भी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर था पहले डिस्टेंस, ठीक है ना, दोनों बॉडीज के बीच में, अब वो 4 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 टाइम्स। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड we have got a equation F is directly proportional to M1 M2 divided by R square, and we use a gravitational constant, that is universal gravitational constant, because we are studying about the universal law of gravitation that is given by Newton's। ठीक है, तो जो ये G है ये हमें दे रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और इसका यूनिट उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यूनिट जरूर याद होना चाहिए, चाहे कोई भी वैल्यू आप याद कर रहे हो, चाहे आप फोर्स का ही कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद कर रहे हो, बट फोर्स का यूनिट याद होना चाहिए, न्यूटन होता है। मास का यूनिट याद होना चाहिए कि केजी होता है। ठीक है ना, रेडियस या लेंथ का यूनिट याद होना चाहिए कि मीटर होता है। वैसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका यूनिट होगा 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे एक चीज देखने योग्य है कि जो यहाँ पे इसकी यूनिट है वो है 10⁻11। इसको मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो 10⁻11 है वो बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है। ये हमें ये बता रही है कि जो हमारा फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम है। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग एनी मास, ठीक है, वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए हम मानते भी हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इस यूनिवर्स के अंदर सबसे वीक फोर्स के अंदर आता है। सबसे मतलब वीक नहीं, उसको हम वीकेस्ट फोर्स बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपके बारे में आपको कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अब कैसा फोर्स है, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है ना, वो वीकेस्ट फोर्स है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस होता है, आप सब लोगों को जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, बिटवीन इट्स पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ठीक है ना, अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना, हमने इतना तो जान ही लिया है कि ये क्या है, ये वीकेस्ट है। ठीक है ना,
मतलब इसका वैल्यू बहुत ही कम है, 10⁻11 ऑर्डर का है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा ये, इसका वैल्यू भी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो बहुत ही कम होगा। तभी तो हम उछल पाते हैं, कूद पाते हैं, ठीक है ना, हवा में उड़ पाते हैं एरोप्लेन के अंदर। अगर बहुत ज्यादा फोर्स होता तो ये उड़ने ही नहीं देता, चलने ही नहीं देता, उछलने ही नहीं देता, ठीक है। इसलिए कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जी है, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है ना, वो ना तो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, इन दोनों बॉडीज को कैसे मीडियम के अंदर देखा गया, कैसे मीडियम के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। जैसे एक हमारा अर्थ है, दूसरा हमारा सन है, ठीक है, तीसरा हमारा मून है। अब उन अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम है, कैसा मीडियम है, क्या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम मतलब किस तरीके का बीच के अंदर इन्वायरमेंट है, वैक्यूम है, वहां पे कोई और चीज है, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा ये, ना ही डिपेंड करेगा कि कितना मास है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में, ठीक है। वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली, ना तो मीडियम के ऊपर, ना मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, और ना उन दोनों बॉडीज के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, कि कितने डिस्टेंस के ऊपर वो दोनों बॉडीज रखी हुई है। हम फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। Now let's see, Newton's law of gravitation is called the universal law of gravitation. Universal law of gravitation, in the last lecture we have talked about this, क्योंकि जो न्यूटन्स का लॉ है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर अप्लाई होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यही नहीं कि हाँ भाई अर्थ के ऊपर हमने पढ़ा है तो अर्थ के ऊपर अप्लाई होगा, नहीं, ये अर्थ और सन के बीच में अप्लाई हो रहा है, अर्थ और मून, अर्थ और प्लैनेट्स, अर्थ और सन और उसके काफी प्लैनेट्स के बीच में, ठीक है ना। और जितने भी हमारे एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा 29 अप्रैल को एक एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से निकला है, बिल्कुल, ठीक है ना। सो ग्रेविटेशनल पुल कुछ ना कुछ, ठीक है, जो कि उसको उस कर्व नेचर के अंदर घुमाने लग रहा है, ठीक है ना। सो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज हैविंग मास, ठीक है, वो सभी बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके पास भी क्या है, मास है। यस, बिल्कुल सही समझे, हमारे पास भी मास है तो हमारे ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। लेकिन कि जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर इसके बारे में एक बार देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक बार देखते हैं कि हमारा अगर हम क्या मास लें, ठीक है ना। जैसे कि हम फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करें कि चलो फिर भी हम 100 kg ऑफ मास ले लेते हैं, m1 का भी और m2 का भी कितना ले लेते हैं, 100 kg मास ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, 10 मीटर कर लेते हैं, चलो ठीक है, कम ही डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे वरना क्या फोर्स होगा। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में m1 कितना लिया है 100 kg, m2 100 kg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r क्या लिया है हमने 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। यहां से ये कट गया तो ये आ गया 6.67 इंटू ये 10⁻11 है और ये क्या है, अगर इसको 100 को कैसे लिख सकता हूं 10⁻²। एक चीज आपको पता होगा, x⁻⁴ इंटू x⁻⁵ अगर हमारे बेस दोनों सेम होते हैं, ये बेस है ये भी बेस है, बेस दोनों सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है 10 है, यहाँ पे बेस क्या है 2 है, तो -11 + 2, so this will be equal to 6.67 into 10⁻⁹ Newton. So this is the force of attraction between two bodies having 100 kg of mass and kept at a distance of 10 meter. ठीक है, so कितना है 6.67 को तो जाने दो,
यहाँ पे देखते हैं 10⁻⁹ न्यूटन। 10⁻⁹ न्यूटन मतलब जो उन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल फोर्स। इसलिए हम लोगों को महसूस ही नहीं होता है कि हमारे बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, लेकिन वो लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स जो ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो भी कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास हमारे ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस में डायरेक्शन भी है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब 11th क्लास के अंदर जाएंगे तब आप वेक्टर के बारे में कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक और चीज ऐड हो जाएगी आपके साथ। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ग्रेविटेशन डायरेक्शन नहीं होता है। सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है तो क्या फोर्स ही, तो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बस इसका ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कहाँ होगा, तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू बॉडीज। वो कहाँ पे लगता है, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, बिटवीन द मास ऑफ द टू बॉडीज। लाइन ज्वाइनिंग मतलब ये हमारा मास m1 है, ये हमारा मास m2 है, तो इनको कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है ना, तो जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो डायरेक्शन होगा इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है ना, और कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, इन सेंटर ऑफ बोथ द मासेस को जो ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग एक्ट करेगा। नाउ लेट अस सी अबाउट वन न्यूमेरिकल about calculating the gravitational force on a earth surface on a body of mass 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg। एक अर्थ सरफेस के ऊपर एक बॉल है 1 kg मास की, उसको रखा गया, मास लाइंग ऑन द ग्राउंड के ऊपर, क्रस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हैं जो दी हुई हैं, वैल्यूज हैं। मास ऑफ अर्थ ME, ठीक है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, RE से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज आवर ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या निकलेगा देखते हैं। हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो यहाँ पे G की वैल्यू दे रखी है, मास m1 हम कंसिडर कर सकते हैं कि मास m1 जो है वो बॉल का मास है। लाइक हमारी ये बॉल, ये वाली बॉल है, ठीक है, जो कि 1 kg की है, और ये हमारा अर्थ सरफेस है, मतलब ये अर्थ है एंड दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या है ये हमारा अर्थ है, यहां से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारी क्या रखी है, सरफेस के ऊपर कोई भी एक बॉल रखी है। ठीक है, तो इसके सेंटर से और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा r। ठीक है, तो बॉल तो छोटी सी होती है, ठीक है, उसका रेडियस बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारा, 6.4 इंटू 10⁻³ तो इसको देखते हैं, 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर है तो इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो ये किलोमीटर के अंदर है, रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर के अंदर है, और रेडियस ऑफ बॉल क्या होगा, सेंटीमीटर के अंदर होगा। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर, किलोमीटर बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हो गई, इसलिए हम रेडियस ऑफ बॉल को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारा रेडियस क्या रहेगा, यही रहने वाला है। ठीक है ना, सो इसको किलोमीटर को जब मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.4
इंटू 10⁶ मीटर। तो हमें जो भी चीज है वो उनकी रेस्पेक्टिव ऐसा यूनिट्स के अंदर लेनी है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट मीटर होती है लेंथ की, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मीटर के अंदर ले रहे हैं। दूसरा हमें दे रखा है मास ऑफ अर्थ दे दिया और मास ऑफ बॉल दे दिया। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं सीधा, जी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ बॉल। मास ऑफ बॉल क्या है हमारे पास 1 kg। दूसरा मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड रेडियस कितना है अब दोनों के बीच में, दैट इज 6.4, ये निकाला हमने, ठीक है, जो कि रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻24, सारी 10s पर वैल्यूज को मैं एक साथ रख लेता हूं। ठीक है, 6.4 इंटू 6.4 इंटू ये 10⁻6 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 10⁻12। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया 10⁻12। तो ये है 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4। यहां पे देखें 10⁻11 और ये 10⁻12, इस 10⁻12 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक और वैल्यू क्या है 10⁻12 की, 10⁻12 और एक ये है 10⁻24। तो 12 और 11 ये कितना हो गया, ऐड करते हैं अगर इनको तो ये हो जाता है 10⁻23। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पहले इन वैल्यूज को ही सोल्व कर लेना चाहिए। ठीक है ना, बाकी वैल्यूज तो बहुत ही इजी हैं। तो 6.67 इंटू 6, 6.4 इंटू 6.4, मैंने बताया था जब बेस सेम हो यहाँ पे 10 10 10 बेस तीनों का सेम है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। -11 -12 प्लस 24। तो यहाँ पे ये तो हो गया माइनस का 23 और प्लस का 24, तो ये 10⁻+ का 1 बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इस वैल्यूज को सोल्व करते हैं, जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं और इन वैल्यूज को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 9.8 न्यूटन। ठीक है, मेनली जो वैल्यूज है वो आपके लिए ये है कि जो 10 पर पावर्स हैं वो सोल्व नहीं हो पाती हैं, इनको तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अ सरफेस ऑफ अर्थ एंड अ बॉल, दैट इज 9.8 न्यूटन। वो कितना है 9.8 न्यूटन है। जब हमने दो 100 kg मास बॉडीज का फोर्स निकाला था तो उसका फोर्स कितना आया था, कुछ 10⁻9 न्यूटन आया था। ठीक है, 10⁻9 न्यूटन मतलब दैट इज अ वेरी 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 लेस फोर्स, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स है। ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन 9.8 न्यूटन है। 9.8 न्यूटन मतलब एक बहुत ही बड़ा, एज कम्पेयर टू दिस वन, बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स है। एटलीस्ट ये पूरा का पूरा कितना 10 न्यूटन हो गया। तो 10 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ टू द बॉल। ठीक है, तभी वो जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आता हुआ आराम से दिखाई देता है। ठीक है ना, हम लोग अगर 100 kg के दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो पास आते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनके बीच में जो मास है वो 10⁻⁻9 न्यूटन के ऑर्डर का है। लेकिन एक बॉल और एक अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो एटलीस्ट 10 न्यूटन का तो है, इसलिए वो बॉल नीचे आती हुई दिखाई देती है। उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है।